नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में जीएस के आपके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये सारे प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, लगातार वीडियो देखते हैं, तो इस क्लास में आपको ये सारे प्रश्न याद भी करा दिए जाएंगे, क्योंकि बार बार ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उससे कौन सा रोग होता है? उससे मनुष्य में कैंसर नामक रोग हो जाता है। कैंसर नामक रोग हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। और कैसा कैंसर होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। इसमें भी पूछे कौन सा कैंसर, तो त्वचा कैंसर होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला बात है, अगर आपसे पूछे कि पराबैंगनी किरण को अवशोषित कौन सी परत करती है, पराबैंगनी किरण को कौन सी परत अवशोषित करती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पराबैंगनी किरण को ओजोन परत क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल में ओजोन परत होता है, ओजोन परत इसे क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ओजोन का फार्मूला भी आप लोग ध्यान रखेंगे, O3 होता है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत स्थित कहाँ पे है, तो ये समताप मंडल में स्थित है। कहाँ पे? समताप मंडल में ये स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये समताप मंडल में स्थित है। और बात करते हैं ओजोन परत में। ओजोन परत में एक छिद्र मिल गया है, छिद्र बन गया है। वर्तमान समय में ओजोन परत में छिद्र बन गया है। तो वो पूछा जाता है कि ओजोन परत में जो छिद्र बना हुआ है वो कहाँ है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ पे है? ये जो परत बन चुका है ओजोन परत में, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। और ओजोन परत में अंटार्कटिका के ऊपर जो छिद्र बन चुका है, इस चीज़ का पता किसने लगाया था? ये भी पूछा जाता है। तो इसका पता लगाया था फोरमैन ने। फोरमैन नामक व्यक्ति ने इसे पता लगाया था। ठीक। और आप आगे बात करते हैं मॉन्ट्रियल समझौता की। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है या फिर मॉन्ट्रियल समझौता, आप लोग ध्यान रखेंगे ये कब हुआ था? तो ये ओजोन परत संरक्षण के लिए जो हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और 16 सितंबर के दिन ही क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीज़ें आज से आप लोग याद रखेंगे। एक बार रिवीजन करते हैं कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण से कौन सा रोग होता है। तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरण है उससे त्वचा रोग हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कौन करता है? तो ये ओजोन परत क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत जो है स्थित कहाँ पे होती है? तो समताप मंडल में ये स्थित होता है। ओजोन परत का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। और जो ओजोन परत में छिद्र बन चुका है वो कहाँ पे बन चुका है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर बन चुका है। अंटार्कटिका जो महासागर है इसके ऊपर बन चुका है और ओजोन परत के ऊपर छिद्र बन चुका है। इसका पता फोरमैन ने लगाया था, फोरमैन नामक व्यक्ति ने। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। इसी दिन कहाँ पे हुआ, क्या बनाया जाता है? ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। एलिजाबेथ प्रथम के समय राजा कौन थे? तो एलिजाबेथ प्रथम के समय भारत में राजा अकबर थे। अकबर का जो शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 तक है। कब तक है? 1556 से लेकर 1605 तक इनका शासनकाल है। और वहीं आपसे पूछ ले कि एलिजाबेथ का शासनकाल कब है? एलिजाबेथ का शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल जो है 1558 से लेकर ये 1503 तक ये शासन की थी। 1603 तक, 1558 से लेकर 1603 तक ये शासन की थी। तो अब देख लीजिए यहाँ पे टाइमिंग सेम मैच कर रहा है, तो इस वजह से ये किसके शासन का इस समय में थी? तो ये अकबर के समय में थी। तो अब बात करते हैं ये एलिजाबेथ के बारे में। ये एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये ट्यूडर वंश की थी। कहाँ, किस वंश की थी? ट्यूडर वंश की रहने वाली थी एलिजाबेथ, ट्यूडर वंश की थी। और बात करते हैं, देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपसे पूछा
पूछे कि कब भारत में हुई थी, तो एलिजाबेथ का घोषणा पता आता है, उसके दौरान ही क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 में होती है। अब अकबर के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि अकबर की माता का क्या नाम है, तो अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। क्या है? हमीदा बानो बेगम है अकबर के माता का नाम। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया। किसने? अकबर ने किया दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया। ठीक, और बात करते हैं मनसब देने की प्रथा किसने शुरू की थी? आपसे पूछे कि मनसबदारी प्रथा के शुरुआत या फिर मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत आपसे पूछी कि किसने की, तो अकबर ने इसे शुरू किया था। किसने? अकबर ने। तो इतनी चीजें आप लोग अकबर से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा कौन थे, तो एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा अकबर थे। और अकबर का जो टाइमिंग है वो 1556 से लेके 1605 तक, और एलिजाबेथ का जो टाइमिंग है वो 1558 से लेकर 1603 तक इसका टाइमिंग है। ठीक, और बात करते हैं, ये ट्यूडर वंश की रहने वाली थी। किस वंश की? ट्यूडर वंश की रहने वाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1600 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। और अकबर के बारे में याद रखेंगे, जैसे इनकी माता का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। और बात करते हैं मनसब प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत भी किसने किया? अकबर ने किया। तो इतनी चीज़ें आप अकबर से याद रखेंगे। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो कृत्रिम उपग्रह जो होता है वो उसमें जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है उसके लिए सौर ऊर्जा इसमें लगाया जाता है। सौर सेल या फिर सौर ऊर्जा होता है। ठीक, अब उपग्रह के बारे में बात करेंगे। जैसे आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम उपग्रह क्या था, भारत का प्रथम उपग्रह का क्या नाम था, तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट था भारत का प्रथम उपग्रह, और इसमें 1975 में इसे प्रक्षेपित किया गया था, 1975 ईस्वी में, और इसमें पूरा मदद किया था रसिया, इसमें पूरा मदद किया था। और आपसे पूछे कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था, तो विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो उसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट इसका नाम है। अब आप लोग नाम से क्लियर हो गया होगा स्पुतनिक फर्स्ट किस देश का रॉकेट है, तो ये था आपका उपग्रह किसका था, ये रूस का उपग्रह था। किसका? रूस का उपग्रह था। और जो उपग्रह होते हैं उनकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, जो कितनी ऊंचाई पे उपग्रह पृथ्वी से भेजे जाते हैं, तो पृथ्वी से ये इसकी हाइट भी पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 36,000 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर हाइट होती है। और बात करते हैं फाल्कन 9 की, तो फाल्कन 9 जो है वो स्पेस एक्स का रॉकेट है। किसका? स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन 9। स्पेस एक्स जो है अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, और ये अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है। कैसी प्राइवेट एजेंसी है? इसके मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। इनके बारे में आप लोग सुने ही होंगे। अगर अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल या फिर सौर ऊर्जा इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। और भारत का प्रथम उपग्रह क्या था, तो भारत का जो प्रथम उपग्रह है उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट नाम था, 1975 में छोड़ा गया था। और विश्व का जो पहला उपग्रह था, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट था। इसे रूस का उपग्रह था, इसे रूस ने 1957 में छोड़ा था, 1957 में छोड़ा था। और बात करते हैं कि उपग्रह की पृथ्वी से हाइट कितनी होती है, कितनी ऊंचाई पे उपग्रह भेजे जाते हैं, तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं, वहाँ पे चक्कर लगाते हैं। फाल्कन 9 जो रॉकेट है ये रीयूजेबल रॉकेट है, स्पेस एक्स कंपनी का है। स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, और इसके मालिक कौन है? एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क इसके मालिक हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसी तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो देखिए समवर्ती सूची की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। और बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में।
समवर्ती सूची के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, तो समवर्ती सूची में जो पहले विषय की संख्या थी वो थी 47। समवर्ती सूची में पहले विषय की संख्या थी 47 और वर्तमान समय में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं वर्तमान समय में। और कुछ विषय के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे समवर्ती सूची का कुछ विषय, जैसे वन हो गया समवर्ती सूची का हो गया, पर्यावरण हो गया समवर्ती सूची, क्योंकि ये पूछे जाते हैं पर्यावरण समवर्ती सूची के। शिक्षा हो गया, ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, फिर समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। जैसे समाचार पत्र है, ये समवर्ती सूची का विषय है। विवाह का जो मामला है ये भी समवर्ती सूची का विषय है। तलाक का जो मामला है वो भी समवर्ती सूची का मामला है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियाँ बनाई गई। इसमें कितनी सूची बनाई गई, इसमें 3 सूची बनाई गई। कौन कौन सी सूची, एक तो संघ सूची बनाई गई जिसके लिए विषय है 100, और एक है आपका राज्य सूची जिसके लिए विषय है कौन सा, जिसके लिए विषय है राज्य सूची में विषय कितने 61 दिए गए हैं, और एक है आपका समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं, तो समवर्ती सूची को कार्य करने के लिए 52 विषय दिए गए हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं समवर्ती सूची किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया। और समवर्ती सूची की बात करें तो पहले इसमें विषय कितने थे, तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 52 विषय है। कुछ विषय जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वन हो गया, पर्यावरण हो गया, शिक्षा हो गया, समाचार पत्र हो गया, विवाह का मामला, तलाक का मामला, ये सभी समवर्ती सूची का मामला है। अगला बात है कि 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। जैसे कि संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया। संघ सूची में कार्य करने के लिए 100 विषय, राज्य सूची में कार्य करने के लिए 61 विषय, और समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है वो 52 है। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, तो दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई जो है वो वस्तु की आधी होनी चाहिए, वस्तु का आधा होना चाहिए, कि यानी कि वस्तु का 1/2 होना चाहिए, यानी कि वस्तु का आधा होना चाहिए, तब वो हमको दिखेगा पूरा प्रतिबिंब। और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि गाड़ी के पीछे कौन सा, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो गाड़ी में, वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और आपसे पूछे कि वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, आपसे पूछे कि वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। और आपसे पूछे कि सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और बात करते हैं अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, आपसे पूछे कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण जो है वो अवतल दर्पण को कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को एक बिंदु पे इकट्ठा कर देता है, तो अवतल दर्पण को कहते हैं। और अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, जो प्रकाश को बिखरा दे, तो अब उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण को कहते हैं। किसके, उत्तल दर्पण को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जैसे कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, तो वस्तु जितना बड़ा रहेगा उसका 1/2 आप दर्पण लेंगे तो वो उसमें दिख जाएगा। बात करते हैं कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का, और वाहनों में हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में। और अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण जो है अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। और अपसारी दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण को कहते हैं, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो देखिए अबुल कलाम जो आज़ाद थे वो लगातार 6 वर्षों तक, अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। कब से कब तक, तो 1940 से लेके 1950 तक, 1940 से लेके 1945 तक, ये 1945 कर लीजिए, 1945 तक। और अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। और बात करते हैं भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन, अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। और इनका जन्मदिन कब होता है, जन्मदिन इनका होता है 11 जुलाई के दिन, 11
जुलाई के दिन इनका जन्मदिन होता है और 11 जुलाई के दिन इनके जन्मदिन पे ही हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये शिक्षा दिवस है, शिक्षक दिवस दूसरा होता है जो कि आज है, तो ये शिक्षा दिवस है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसी इनके जन्मदिन पे 11 जुलाई को मनाते हैं। और आपसे पूछे कि विंस इंडिया फ्रीडम पुस्तक किसकी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक किसकी है, तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है पुस्तक ये अबुल कलाम की, किसी अबुल कलाम की है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1952 में, और इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। कब, मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो अबुल कलाम जो है लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1940 से लेकर 1945 तक। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, अबुल कलाम आज़ाद बने थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री, और ये कम उम्र के अध्यक्ष भी रहे। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे। और आपसे पूछे कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, अबुल कलाम आज़ाद की। इनका जन्मदिन कब होता है, 11 जुलाई को, जो कि चूंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे तो इनके जन्मदिन पे ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 11 जुलाई को। भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था, 1992 में, मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था। यूरेशिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो यूरेशिया के शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। अब बात करते हैं यूरेशिया किसे कहा जाता है, तो एशिया के कुछ भाग को और फिर यूरोप के कुछ भाग को मिक्स रूप से क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ घास के मैदान देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो पंपास घास के मैदान जो है वो अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान है। कहाँ पे, अर्जेंटीना में पाए जाने वाले। वहीं आपसे पूछ ले कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और सवाना घास के मैदान आपसे पूछ ले, सवाना घास कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप पे। वहीं आपसे पूछे कि लानोस घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, लानोस घास के मैदान कहाँ पे, वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कहाँ पे, वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेयरी घास के मैदान, तो ये यूएसए एंड कनाडा साइड में पाए जाते हैं, यूएसए और कनाडा साइड में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे यूरेशिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, यूरेशिया के शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। और यूरेशिया किसे कहते हैं, तो यूरोप और एशिया के सम्मिलित रूप को यूरेशिया कहते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे, अमेरिका और कनाडा में, दोनों एरिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेल मार्ग की कितनी राज्य को जोड़ता है, तो ये 3 राज्यों को जोड़ता है। कौन कौन से, जैसे एक हो गया महाराष्ट्र को जोड़ता है, महाराष्ट्र और बीच में क्या पड़ जाता है, गोवा को भी जोड़ता है, गोवा और कर्नाटक, ये 3 राज्यों को जोड़ता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इस रेल मार्ग की जो लंबाई है 760 किलोमीटर, कितना, 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग आपसे पूछ ले, तो भारत का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसको, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो डिब्रूगढ़ से जाता है, वो डिब्रूगढ़ से जाता है कन्याकुमारी तक। कहाँ से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये रेल मार्ग जाता है। और बात करते हैं भारत में, आपसे पूछे कि सर्वाधिक रेल मार्ग किस राज्य में, तो भारत में सर्वाधिक जो रेल मार्ग है वो है आपके कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रेल मार्ग है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग में आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। और ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये 99438 किलोमीटर की इसकी हाइट है, लंबाई है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपके रूस एरिया में। ठीक,
अगला प्रश्न है कोंकण रेल मार्ग कितने राज्यों को जोड़ता है? तो ये 3 राज्यों को, एक तो हो गया महाराष्ट्र को, गोवा को, कर्नाटक को, ये जोड़ता है। और लंबाई की बात करें इसकी 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को जाता है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और सर्वाधिक जो भारत में रेल मार्ग की संख्या है, रेलों का जाल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बसा हुआ है, ठीक, बिछा हुआ है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है और इसकी जो लंबाई है 9438 किलोमीटर है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? तो देखिए ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में कभी नहीं चल सकती, और ये प्रश्न कई बार पूछा है, निर्वात में नहीं चल सकती। और ध्वनि तरंगों के बारे में कुछ बात, जैसे ध्वनि तरंगों की माप किस में करते हैं? तो ये इसकी माप जो है डेसीबल में करते हैं। ध्वनि तरंगों की मापने की इकाई डेसीबल है। और ध्वनि तरंगे आपसे पूछ ले कि हवा में गति कितनी करती है, हवा में इसका वेग कितना होता है? तो ये 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ध्वनि तरंगों की सर्वाधिक जो गति है, ध्वनि तरंगों की जो सर्वाधिक गति है वो ठोस में होती है। कहाँ पे? ठोस में ध्वनि तरंगों की सर्वाधिक गति होती है। और धीमी किस में होती है? ध्वनि तरंगों की गति धीमी कितने में होती है? तो हवा में थोड़ा धीमी होती है, हवा में ध्वनि तरंगे थोड़ी धीमी होती है। और ध्वनि तरंगों की आपसे पूछ ले कि प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की आपसे प्रकृति पूछ ले तो ये अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ताप बढ़ाने पे क्या होता है? ताप बढ़ाने पे जो है ध्वनि का जो वेग है उसमें क्या परिवर्तन होता है? ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अब ताप बढ़ाने पे ध्वनि का वेग घट जाता है। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप ताप कम करेंगे, ताप को क्या करेंगे? कम करेंगे, तो ध्वनि का चाल भी क्या हो जाएगा? ध्वनि का चाल भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस में नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? निर्वात में कभी नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगों का माप डेसीबल में किया जाता है। हवा में वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। सर्वाधिक गति की बात करें तो ये ठोस में ध्वनि तरंगों की सर्वाधिक गति ठोस में होती है। और ध्वनि तरंगों की जो गति होती है थोड़ी धीमी होती है हवा में। और प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, ठीक। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ध्वनि तरंगों की वेग में क्या हो जाता है? अधिकता आती है, ठीक। अगर ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वो कम हो जाती है। विश्व की सबसे गहरी झील क्या है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और ये स्थित कहाँ पे है? रूस में स्थित है, ठीक। और आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील। क्या है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे। और वहीं आपसे पूछे कि टिटिकाका झील के बारे में। टिटिकाका झील, तो इसकी विशेषता क्या है? तो ये पेरू एंड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे। कहाँ पे? पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे। अब बात करते हैं ये क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा नौकायान झील है। कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा नौकायान झील है, यानी कि इसमें नाव वगैरह चला सकते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अथाबास्का झील के बारे में कल ही बताए थे। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे है अथाबास्का झील, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये कनाडा में स्थित झील है। कहाँ पे? कनाडा में स्थित है। और आपसे पूछे कि बाल्कस झील कहाँ पे स्थित है? बाल्कस झील आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? कजाकिस्तान में स्थित है बाल्कस झील, कजाकिस्तान में। विक्टोरिया झील आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है? विक्टोरिया झील, तो ये स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है विक्टोरिया झील, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें कैस्पियन सागर स्थित है। टिटिकाका झील की बात करें पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे, तो ये सबसे ऊंचा नौकायान झील है। और बात करते हैं विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया झील स्थित है। अथाबास्का झील कहाँ पे स्थित है? कनाडा में स्थित है। और बाल्कस झील कहाँ पे स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार जो है वो आपके सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ पे? सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला बात है, अगर आपसे पूछे कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? तो भारत में जो है परमाणु ऊर्जा के जनक की बात करें तो ये हैं होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि परमाणु ऊर्जा आयोग की भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी जो है आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को, कब? 10 अगस्त 1948 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष यही होमी जहांगीर भाभा थे। कौन? होमी जहांगीर भाभा थे। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जैसे अगला प्रश्न है कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये सैद्धांतिक क्षेत्र में, सैद्धांतिक भौतिकी में दिया जाता है। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? 10 अगस्त 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 10 अगस्त 1948 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे होमी भाभा, होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा के जनक जिन्हें कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। ठीक, सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक जो है ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है। अगर आपसे पूछे कि अन्य कौन से गैस हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव डालते हैं, तो CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी वो क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक इफेक्ट डालता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड ये क्या करता है? ये भी आपके प्रभाव सबसे ज़्यादा डालता है। NO2 आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे कि इसका जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसका कारण क्या क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के जो प्रभाव होते हैं तो वो देखते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें क्या हो जाता है, जलवायु परिवर्तन होता है। क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक, जलवायु परिवर्तन हो जाते हैं। और ग्लेशियर वगैरह तेज़ी से पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? तेज़ी से क्या होता है? पिघलने लगते हैं। और जो तापमान है ये बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे। ठीक, तो देख लेते हैं होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार जो है सैद्धांतिक क्षेत्र में, ये तो हो गया। सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। और कुछ अन्य गैसें हैं जैसे CH4 है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में एक कामगार है। और बात करते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 ये भी ग्रीन हाउस में प्रभाव डालती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कारण क्या होता है? तो इसका परिणाम क्या होता है? तो जैसे जलवायु परिवर्तन होने लगते हैं, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और तापमान में क्या होता है? बढ़ोतरी होने लगती है। सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग, अटलांटिक महासागर है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अटलांटिक महासागर को क्या कहा जाता है? इसे प्यासा महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासा महासागर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर कहा जाता है। और बरमूडा ट्रायंगल आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल भी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे ये स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ठीक, तो ये बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में। और बात करते हैं विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? विश्व की आपसे पूछ ले सबसे व्यस्त नदी की बात करें तो वो कौन सी? तो विश्व की जो सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। यहाँ पे क्या किया जाता है? राइन नदी से बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता है। और ये जर्मनी में स्थित नदी है। कहाँ पे? जर्मनी में। और आपसे पूछे कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी? विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। कौन सी?
कील नहर है और ये भी कहाँ पे स्थित है, ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे, जर्मनी में। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग की बात करें तो अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। यहाँ पे व्यापार दिन भर चलता रहता है, रात में भी चलता है। और इसे क्या कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर कहा जाता है, क्योंकि अमेजन जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ इसी में आके गिरती हैं। और बरमूडा ट्रायंगल की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, बरमूडा ट्रायंगल। और बात करें विश्व का सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो राइन नदी है विश्व का सबसे बड़ी नदी है और ये जर्मनी में स्थित है। और बात करते हैं विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, तो कील नहर है विश्व का सबसे व्यस्त नहर और ये जर्मनी में स्थित है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। और अगर आपसे पूछे कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁻⁶। अगर आपसे पूछे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है। और एक फर्मी बराबर क्या होता है, ये सब मीटर में होगा। एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी बराबर होता है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर × 10⁻16 मीटर होता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं 1 नैनोमीटर बराबर किसके होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। और 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। ठीक। बात करते हैं 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10⁻15। और 1 पारसेक में क्या होता है, दोनों ये दूरी का मात्रक, किसकी मात्रक है, दोनों दूरी मापने का मात्रक है, या फिर लंबाई कह सकते हैं इसकी मापने का। ये जो मात्रक है 3.08 × 10⁻16 मीटर। अगला प्रश्न है कि जापान किस धातु के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो लगभग जापान तांबा के उत्पादन में क्या हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया है। ठीक। तो जापान जो है तांबा के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है। ठीक। और जापान की कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। अगर आपसे पूछे कि जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। क्या है जापान की राजधानी, टोक्यो। अगर आपसे पूछे कि जापान के संसद का क्या नाम है, तो जापान के संसद का नाम डायट है। क्या है, डायट है जापान के संसद का नाम। और जापान भारत के साथ युद्धाभ्यास कौन सा करता है, तो भारत के साथ जो इसका युद्धाभ्यास है ये धर्म गार्जियन है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास और सिलीनेक्स युद्धाभ्यास। कौन सा, धर्म गार्जियन और सिलीनेक्स युद्धाभ्यास है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे जापान का पुराना नाम क्या है, तो जापान का जो पुराना नाम है निप्पन है। क्या जापान का पुराना नाम निप्पन है, तो इसे निप्पन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर आपसे पूछ ले किसे कहते हैं, तो ये आपके कहते हैं आकाश को, ओसाका को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ओसाका को कहते हैं। तो देख लेते हैं जापान किस धातु के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो जापान तांबा के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है। और जापान के बारे में बात करें, जैसे जापान की मुद्रा येन हो गई, जापान की राजधानी क्या हो गई, टोक्यो हो गई, जापान के संसद का नाम क्या है,
जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम डायट है। जापान का पुराना नाम आपसे पूछ ले तो निप्पन है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। और जापान और भारत के बीच में युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है, सिलिनेक्स युद्धाभ्यास होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयुक्त होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और इसका फार्मूला आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, N2O होता है, N2O। अगर आपसे पूछे कि LPG गैस में कौन कौन सी गैस होती है, तो देखिए LPG गैस में कौन कौन सी गैस होती है, इसमें ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस होता है। कौन सा? ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस होता है। वहीं आपसे पूछ ले कि फल पकाने के लिए कौन सा गैस उपयोग करते हैं? फल पकाने के लिए तो इसका उपयोग करते हैं एथिलीन का। एथिलीन का प्रयोग करते हैं फल पकाने के लिए, एथिलीन का नहीं, एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। किसका? एसिटिलीन का उपयोग करते हैं फल पकाने के लिए, एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बायोगैस में, या फिर आपसे पूछे कि गोबर गैस में, या फिर आपसे पूछ ले गोबर गैस में, या फिर आपसे पूछ ले कि CNG में कौन सी गैसें होती हैं, तो इस सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे। मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। मीथेन गैस को क्या कहते हैं? इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि गुब्बारों में कौन सी गैसें भरी होती हैं गुब्बारों में, तो इसमें आपको मिल सकता है ऑप्शन में हीलियम गैसें भी गुब्बारों में भरी जाती है, और हाइड्रोजन गैसें भी भरी जाती हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछिए कि वायुमंडल की जो सर्वाधिक हल्की जो गैस है वो कौन सी है? जो सर्वाधिक हल्की गैस है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? सर्वाधिक हल्की गैस है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछिए कि कौन सा गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रूप में प्रयोग होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? N2O होता है। LPG गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। और फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन गैस का प्रयोग फल को पकाने के लिए। बायोगैस या फिर गोबर गैस में या फिर CNG में कौन सी गैसें होती हैं? तो इसमें मीथेन होती है। मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। गुब्बारों में हीलियम गैसें भरी जाती है, हाइड्रोजन गैसें भी भरी जाती है। और सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो जो सर्वाधिक हल्की गैस है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि वायुदाब किस ऋतु में सबसे कम होता है? तो देखिए वायुदाब जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। और ग्रीष्म ऋतु की बात करें, इसमें वायुदाब सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में हवा हल्की होती है। क्या होती है? हवा हल्की होती है। क्यों हल्की होती है? क्योंकि हवा कैसी होती है? यहाँ पे गर्म होती है। गर्म होने की वजह से हवाएं हल्की होती हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वायु दाब की बात करें, अगर आपसे पूछे कि वायु दाब सर्वाधिक किस मौसम में होती है, तो सर्वाधिक ये वायु दाब होती है आपके ठंडी के मौसम में। कब होती है? शीत ऋतु में। जिसे क्या कहते हैं? शीत ऋतु में क्या होती है? इसमें हवाएं गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं। ठीक, इस वजह से ये भारी होती हैं, यानी कि इसका दाब कम होता है। अगर आपसे पूछे कि अब चक्रवात के वायुदाब के बारे में बात करते हैं। चक्रवात के वायुदाब, तो जैसे चक्रवात के बारे में बात करें, तो अगर चक्रवात की बात करी जाए तो इसकी परिधि में जो होता है, परिधि में जो वो हाई प्रेशर होता है, परिधि में ये हाई प्रेशर होता है। यानी कि ये है, तो ये सर्कल हो गया, इस तरह से होता है, ये केंद्र हो गया, ये परिधि हो गया। क्या हो गया? ये परिधि। तो चक्रवात में जो परिधि में हाई प्रेशर होता है, और जबकि आपसे पूछे केंद्र में कौन सा प्रेशर होता है, तो इसमें लो प्रेशर होता है केंद्र में। अब जबकि प्रति चक्रवात की बात करें, तो प्रति चक्रवात में इसका उल्टा होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रति चक्रवात में परिधि में क्या होता है, तो परिधि में होता है लो प्रेशर, परिधि में लो प्रेशर, और प्रति चक्रवात में केंद्र में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। तो यानी कि ज़्यादा वायुमंडलीय दाब होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ज़्यादा दाब होता है।
तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। वायुदाब किस ऋतु में सबसे कम होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं गर्म होती हैं, हल्की होती हैं और ये ऊपर उठती हैं, ठीक। और सर्वाधिक जो वायुमंडलीय दाब है वो शीत ऋतु में होती है, क्योंकि शीत ऋतु में हवाएं गर्म नहीं होती, भारी होती हैं, उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है और इस वजह से वायुमंडलीय दाब अधिक पड़ता है, ठीक। और चक्रवात के वायुदाब, जैसे चक्रवात में वायुदाब की बात करें तो परिधि में हाई प्रेशर होगा, यानी कि ये किनारे किनारे पे उच्च वायुमंडलीय दाब होगा और केंद्र में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और प्रति चक्रवात की बात करें तो इसमें परिधि में क्या होगा, लो प्रेशर होगा और केंद्र में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखें। पुच्छल तारों की पूंछ की दिशा, तो पुच्छल तारों की जो पूंछ की दिशा है ये सूर्य से दूर बनता है। कहाँ पे, सूर्य से दूर बनता है। और ये जो पुच्छल तारा है, एक पुच्छल तारे का नाम है क्या, हेली पुच्छल तारा, हेली पुच्छल तारा। तो हेली पुच्छल तारा के बारे में बात करते हैं कि ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये कब दिखाई देता है, तो ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है हेली पुच्छल तारा। और आपसे पूछ ले कुछ तारों के बारे में, जैसे आपसे पूछ ले कि वायुमंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, वायुमंडल में सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक चमकीला तारा पूछेगा तो हो जाएगा साइरस। साइरस है वायुमंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या, डॉग स्टार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपसे पूछे कि भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं, भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो भोर या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, भोर या सांझ का तारा। वहीं आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो जो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है वो सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य है। और अगर वहीं पूछ ले कि सूर्य के निकट तारा कौन सा है, सूर्य के निकट तारा कौन सा है, तो सूर्य का जो निकट के सबसे नज़दीकी तारा है उसका क्या नाम है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं तारों के बारे में। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा क्या होती है, तो ये सूर्य से दूर होती है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा। और हेली पुच्छल तारा की बात करें तो ये दिखाई कब देता है, तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हेली पुच्छल तारा की। और सर्वाधिक जो चमकीला तारा होता है, सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस या फिर डॉग स्टार होता है, सर्वाधिक चमकीला तारा डॉग स्टार होता है। भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा होता है, सूर्य होता है। और बात करते हैं सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो कई बार पूछा गया है भारत एंड पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के बीच में। वहीं आपसे पूछ रहे कि डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसके बीच में है, 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा किसके बीच में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये उत्तरी कोरिया एंड दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसके बीच में है, तो 49 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश रेखा है वो यूएसए एंड कनाडा के बीच में स्थित है, यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे। तो देखिए रेड क्लिफ लाइन की बात करें, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नॉर्थ 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। 49 डिग्री का जो नॉर्थ अक्षांश रेखा है वो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, तो चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी क्या होती है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। और क्यूबा की मुद्रा आपसे पूछ ले क्या है, तो क्यूबा की मुद्रा पीसो है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि चीनी का कटोरा वो भी भारत में किसे कहते हैं, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं भारत में चीनी का कटोरा, किसे, उत्तर प्रदेश में। वहीं आपसे पूछे कि भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं,
धान का जो कटोरा है वो भारत में छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसे? छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा। और आप कुछ चीज़ें भौगोलिक नाम देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि एंटलीज का मोती किस देश को कहते हैं? एंटलीज का मोती किसे कहते हैं? तो एंटलीज का मोती भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्यूबा को ही कहते हैं। और क्यूबा के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे क्यूबा के बारे में 2 संधियाँ, जैसे फ्लोरिडा जल संधि के बारे में पूछा जाता है, ये किन 2 देशों के बीच में है? तो ये अमेरिका और क्यूबा के बीच में, अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि युकाटन चैनल किन 2 देशों के बीच में है, युकाटन चैनल किन 2 देशों के बीच में है, तो ये है आपके मैक्सिको और यूएसए के बीच में। मैक्सिको को अलग करता है ये क्यूबा से, मैक्सिको को अलग करता है किससे? क्यूबा से। ठीक, और ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या होती है? हवाना। मुद्रा क्या है? पीसो। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। धान का कटोरा भारत में किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। एंटलीज का मोती किसे कहते हैं? क्यूबा को ही कहते हैं। फ्लोरिडा जो जल संधि है वो अमेरिका और क्यूबा को अलग करने का काम करती है। क्या करती है? अलग करने का काम करती है। और जो युकाटन चैनल है वो मैक्सिको से क्यूबा को क्या करने का काम करती है? अलग करने का काम करती है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि विश्व में ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व कब और क्यों मनाया जाता है? तो कब की बात करें तो ये 16 सितंबर से को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन? क्योंकि 16 सितंबर 1987 में क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों होता है? क्योंकि ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। क्या होता है? ओजोन परत के बचाव यानी कि संरक्षण के लिए होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं अब ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत के बारे में तो स्थित आपसे पूछिए कहाँ पे है, तो आप लोग जानते हैं कि ये समताप मंडल में स्थित है। किस मंडल में स्थित है ओजोन परत? समताप मंडल में स्थित है। और ये ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो ये पैराबैंगनी किरण को रोकने का काम करती है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पैराबैंगनी किरण है, पैराबैंगनी किरण को ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? पैराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। और ये जो पैराबैंगनी किरण को ये अवशोषित करता है और वो ओजोन परत को नष्ट करने का काम आपसे पूछ ले कि कौन सा करता है, तो ओजोन परत को नष्ट करने का काम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करने का काम करता है। ठीक, यहीं पे लिख लेते हैं, ओजोन को क्या करता है? नष्ट करने का काम क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। ओजोन परत का आपसे पूछ ले कि मापन किससे करते हैं, तो ओजोन परत का मापन जो है डॉप्सन में करते हैं। किसमें? डॉप्सन में ओजोन परत का मापन करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आपसे पूछे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये हुआ था। इसी दिन विश्व में 16 सितंबर के दिन क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। समताप मंडल की बात करें, ओजोन परत स्थित आपसे पूछ ले कि किस मंडल में है, तो ये ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। और ये कार्य क्या होता है ओजोन परत को कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उसे अवशोषित कर लेता है और हमारी त्वचा तक नहीं पहुंचने पाता है, नहीं तो स्किन कैंसर वगैरह घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक, और ओजोन परत को नष्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का जो मापन है वो डॉप्सन में किया जाता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है। कब? 1969 में। इस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी इस समय पीएम? इंदिरा गांधी थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं आपसे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आगे चल के इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था 1980 में। तो 6 बैंकों का भी पूछा जाता है और 14 बैंकों का भी पूछा जाता है। अब आपसे पूछ ले एक बैंक के बारे में, जैसे आपसे पूछ ले कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे से? मुंबई में। और ये पूछा जाता है कि इसकी समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो ये शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवरमन समिति के सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। और
ये इसकी स्थापना 6 ईयर प्लान में की गई थी। किस 5 ईयर प्लान में? छठे 5 ईयर प्लान में। वहीं आपसे पूछ ले कि सीडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सीडबी बैंक की आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सीडबी बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी। कब? 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया? लखनऊ में बनाया गया। कब? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर बना है। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक, और 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1980 में हुआ था। और नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नाबार्ड की स्थापना में सिफारिश कौन समिति की थी? शिवरामन समिति की थी। नाबार्ड की स्थापना छठी 5 ईयर प्लान में किया गया था, ये भी पूछा जाता है। सीडबी बैंक की स्थापना 1990 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सीडबी बैंक का ये लखनऊ में स्थित है। और विश्व का सर्वाधिक धनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? वो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है। कौन सा? दक्षिण एशिया का क्षेत्र जो है वो विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा जलवायु पाया जाता है? आप लोग जानते हैं कि विषुवत रेखीय जलवायु पाया जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अब एशिया के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि एशिया के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले तो कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। कौन सा? ये दक्षिण एशिया के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। अगर वैसे एशिया का पूछता तो मंगोलिया हो जाता। तो एशिया का। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और बात करते हैं एशिया का मरीज किस देश को कहते हैं? एशिया का मरीज किस देश को कहते हैं? तो एशिया का मरीज किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके चीन को एशिया का मरीज कहते हैं। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? एशिया का नोबेल किस प्राइज को कहते हैं? तो ये कहते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। किसको? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, जो कि विस्तार कहाँ पे स्थित है? इसका विस्तार है भारत के राजस्थान राज्य में। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। ठीक, अगला बात है कि अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और विश्व की और बात करते हैं विश्व वो एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज। और अगला बात है, अगली प्रश्न है कि प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने का जो यंत्र है लक्स मीटर है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है। या फिर आपसे मिल सकता है फोटोमीटर भी प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। और वो प्रकाश की गति आपसे पूछ ले कि कहाँ होती है? प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ पे होती है? तो प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, ये होती है आपके वो निर्वात में। प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है निर्वात में। और कितनी होती है ये भी पूछा जाता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश की गति आपसे पूछ ले कि न्यूनतम कब होती है? तो प्रकाश की गति न्यूनतम जो है ठोस में होती है। ठोस में सबसे कम प्रकाश की गति होती है। और प्रकाश का जो रंग होता है वो निश्चित कैसे होता है? तो प्रकाश का रंग के निश्चित करने का काम ये तरंगदैर्ध्य करता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य निश्चित करता है कि वो प्रकाश किस रंग का होगा। ठीक, और आपसे पूछे कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइजेन ने प्रस्तुत किया था। किसने? हाइजेन ने प्रस्तुत किया था। वहीं आपसे पूछे कि प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। और वह आपसे पूछे कि प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो
प्रकाश का जो व्यतिकरण सिद्धांत है वो थॉमस यंग ने प्रस्तुत किया। किसने? थॉमस यंग ने प्रस्तुत किया था। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो जैसे बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता का मापन किससे कहते हैं, तो लक्स मीटर से कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता का मापन फोटोमीटर से भी कहते हैं। प्रकाश की गति का बात करें तो सर्वाधिक निर्वात में होती है प्रकाश की गति, और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश की गति न्यूनतम कहाँ पे होती है? ठोसों में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के द्वारा। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हाइजन ने प्रस्तुत किया। और प्रकाश का तरंग फोटॉन सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। और प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत देने वाले कौन है? थॉमस यंग है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल कौन सा है? तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत में धनी स्थल पूछे तो ये पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है ये जैव विविधता की दृष्टि से धनी है। और प्लस साथ में जो पश्चिमी घाट है अपना, जिसे क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं, ये धनी है वो जैव विविधता की दृष्टि से। और बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें ये कहाँ पे पाया जाता है? तो विश्व में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है। कहाँ पे? अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है। तो इसलिए अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो जैव विविधता के जनक आपसे पूछ ले तो ये आप लोग ईओ विल्सन को बताएंगे। ये ईओ विल्सन क्या है? जैव विविधता के जनक ईओ विल्सन है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल कौन सा है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल है। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। इस वजह से अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और जैव विविधता के जनक कौन है? ईओ विल्सन है जैव विविधता के जनक। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक नहीं कर पाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगा। अगला प्रश्न है जो कि घासों से संबंधित है और घास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान अभी हमने बताया कि अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। वहीं आपसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं, वेल्स घास के मैदान। और वहीं आपसे पूछ ले कि अमेरिका और कनाडा में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? अमेरिका और कनाडा में कौन से घास के मैदान? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और यूरोप में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? यूरोप में कौन से घास के मैदान? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। और वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो यहाँ पे लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं, लानोस घास के मैदान। और हंगरी में कौन से घास के मैदान? तो यहाँ पे पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। हंगरी में कौन से घास के मैदान? पुस्ताज घास के मैदान। और सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? सवाना, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अमेरिका और कनाडा में कौन से घास के मैदान? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यूरोप में कौन से घास के मैदान? कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान, हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान और वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान।
और सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। यूपी में किस खनिज की उत्पादन नहीं होती? तो देखिए यूपी की बात करें तो इसमें अभ्रक की उत्पादन नहीं होती, अभ्रक की यूपी में उत्पादन नहीं होती। अभ्रक के बारे में बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन पुराने प्रश्न में तो झारखंड मिलता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन इस समय आंध्र प्रदेश कर रहा है, अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश कर रहा है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है यूरेनियम का? तो कजाकिस्तान करता है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन क्या करता है? कजाकिस्तान करता है। वहीं बात करते हैं कि जादूगोड़ा की खान क्यों प्रसिद्ध है? भारत में जादूगोड़ा खान क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके यूरेनियम के लिए है। यूरेनियम आप लोग यहाँ पे जाइए, यूरेनियम लेके आइए, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और वो आपसे पूछ ले कि मोनेजाइट बालू में क्या पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। और लिग्नाइट के बारे में बात करें, लिग्नाइट कोयले के बारे में, लिग्नाइट कोयला ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। यूपी किस खनिज का उत्पादन नहीं करता? तो यूपी जो है अभ्रक का उत्पादन नहीं करता। सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है अभ्रक का? तो सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। और मोनेजाइट बालू में थोरियम होता है, थोरियम निकलता है। और यूरेनियम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन सा देश करता है? कजाकिस्तान करता है यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन। जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? किस धातु के लिए पूछा जाता है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा की खान। और लिग्नाइट कोयला की बात करें, ये तमिलनाडु में निकाला जाता है। ठीक, तमिलनाडु में सर्वाधिक पाया जाता है। बात करते हैं वायु की गति किस यंत्र से मापते हैं? तो वायु की गति की बात करें तो ये एनीमोमीटर में मापते हैं। किसमें? एनीमोमीटर में मापते हैं वायु की गति का माप। और वायु की दिशा की बात करें, वायु की दिशा की माप किससे करते हैं? तो वायु की दिशा की माप विंडवेन मीटर में करते हैं। किस मीटर में? विंडवेन मीटर में वायु की दिशा की माप करते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायु दाब के बारे में, वायु दाब किस में मापते हैं? तो ये बैरोमीटर में मापते हैं वायु दाब, बैरोमीटर से मापते हैं वायु दाब। और वहीं आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? तो ये मापते हैं आपके आइडियोमीटर में। किस में? आइडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता का माप करते हैं आइडियोमीटर से। और बात करते हैं जल की आपेक्षिक घनत्व के बारे में। जल की आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? तो जल की जो आपेक्षिक घनत्व है ये मापते हैं हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से जल की आपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। और आपसे पूछे कि जल की आर्द्रता को किससे मापते हैं या फिर वायुमंडल में आर्द्रता किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं हाइग्रोमीटर से। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आपेक्षिक घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर, अब जबकि आर्द्रता पूछे तो ये मापते हैं हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। जैसे वायु की गति किस यंत्र से मापते हैं? तो एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं। और वायु की दिशा का माप किसे करते हैं? विंडवेन मीटर से वायु की दिशा की माप करते हैं। वायु दाब जो है मापन किसे करते हैं? बैरोमीटर से। और ध्वनि की जो तीव्रता है वो आइडियोमीटर से मापते हैं। और जल का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जल की आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि जल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगला प्रश्न है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। यूपी के लखनऊ में स्थित है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। और अब कुछ चीज़ें लखनऊ से, जैसे आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। और वहीं आपसे पूछ ले कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। बात करते हैं केंद्रीय विश्व अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? अगर बात करते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान तो भी लखनऊ में। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय विश्व अनुसंधान ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? विश्व या फिर औषधि दोनों कहाँ पे बनाए जाते हैं? ये अपने लखनऊ में बनाए जाते हैं। ठीक, लखनऊ में बनाए जाते हैं। और सीडीबी का हेडक्वार्टर अभी हमने बताया कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सीडीबी का जो हेडक्वार्टर है
ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके लखनऊ में ही स्थित है, लखनऊ में स्थित है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में। और केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में। केंद्रीय भी संस्थान भी लखनऊ में। सिडबी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में। और मगध राज्य का उत्कर्ष, तो ये कब हुआ था, तो ये पूछा जाता है। तो मगध राज्य का उद्गर्ष आप लोग पूछेंगे, याद रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष हुआ था। अब मगध साम्राज्य के बारे में बात करें तो मगध साम्राज्य के बारे में या फिर महाजनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में जानकारी आपसे पूछ ले कि कहाँ से मिलती है, तो महाजनपद के बारे में जानकारी अगर आपसे पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो ये आप लोग बताएंगे कि बौद्ध ग्रंथ आपको अंगुत्तर निकाय से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि किस जैन ग्रंथ से मिलती है, किस जैन ग्रंथ से मिलती है, तो ये भगवती सूत्र से मिलती है। किससे, भगवती सूत्र से इसके बारे में जानकारी मिलती है। किस जैन ग्रंथ से मिलती है, तो ये मिलती है आपकी जानकारी भगवती सूत्र से। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कि कुछ जैसे राज्य थे, जैसे मगध राज्य था। मगध, इसकी राजधानी क्या थी, मगध की गिरिव्रज थी। क्या थी, गिरिव्रज थी इसकी राजधानी। और मगध के अलावा आपको पूछ ले कि अंग की राजधानी क्या थी, तो चंपा थी अंग की राजधानी। वहीं आपसे पूछे कि वत्स की राजधानी क्या थी, अगर एग्जाम में पूछे वत्स की राजधानी क्या थी, तो कौशाम्बी थी वत्स की राजधानी। कहाँ क्या थी, कौशाम्बी थी। और वहीं आपसे पूछे कि वज्जी की राजधानी क्या थी, तो वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और महाजनपद की जानकारी जो है अगर बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। और मगध की जो है राजधानी गिरिव्रज थी, अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और वज्जी की राजधानी जो है वैशाली थी। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मीथेन गैस कहाँ कहाँ से मिलती है। जैसे धान की खेती आप लोग जाएंगे, धान की खेती में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और दलदली भूमि में कैसी गैस का उपयोग होती है, दलदली भूमि में भी वो मीथेन गैस का उत्पन्न होता है, उत्पादन होता है। ठीक, वहीं आपसे पूछे कि बायोगैस में कौन सी गैस होती है, या फिर आपसे पूछे कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, या फिर आपसे पूछे कि सीएनजी में कौन सी गैस होती है, या फिर आपसे पूछे कि मार्स गैस किसे कहा जाता है, मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो सारे का जवाब क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। सारे का जवाब क्या हो जाएगा, मीथेन। और इसका फार्मूला आपसे पूछ ले तो इसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ठीक, और आपसे पूछे कि एक अपना ग्रह है वरुण ग्रह, तो वरुण ग्रह के बारे में पूछा जाता है, इसका रंग हरा क्यों है, तो वरुण ग्रह का जो रंग हरा है वो मीथेन के वजह से ही है, मीथेन की वजह से। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो धान की खेती होती है मीथेन गैस में, वहाँ से मीथेन गैस से धान की खेती से मीथेन गैस का वो गंध आता है। और बात करते हैं दलदली भूमि से भी मीथेन गैस उत्पादन किए जाते हैं। बायोगैस में ये मीथेन गैस होता है, गोबर गैस में मीथेन गैस होता है, सीएनजी में भी मार्स गैस या फिर मीथेन गैस होता है। फार्मूला इसका CH4 है। वरुण ग्रह की बात करें, इसका रंग हरा मीथेन की उपस्थिति के कारण होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान, तो ये आपके ये प्रश्न कहाँ से आ गया, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से, तो गायक भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो किराना घराना से। किस घराना से, किराना घराना से। और इनके लिए इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन्हें भारत रत्न 2008 में मिला था। और ये क्या थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, पंडित रवि क्या थे, भीमसेन जोशी। ये किस से इसके, तो ये शास्त्रीय गायक थे। ये क्या थे, शास्त्रीय एक गायक थे, शास्त्रीय सिंगर थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं परवीन सुल्ताना को।
परवीन सुल्ताना को, तो ये पटियाला घराने से संबंधित है, पटियाला घराने से संबंधित है। बात करते हैं पंडित जसराज मेवाती की, पंडित जसराज मेवाती की, तो पंडित जसराज मेवाती ये किस घराने से संबंधित थे? तो ये संबंधित है आपके मेवाती घराने से। किस घराने से? मेवाती घराने से ये संबंधित है। तो ये घराने भी पूछे जाते हैं कि कौन किस घराने से संबंधित है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछे कि गायक भीम सिंह जोशी का संबंध किराना घराने से है और इन्हें भारत रत्न दिया गया था 2008 में और इसके क्षेत्र से हैं, तो ये शास्त्रीय गायक थे। और बात करते हैं परवीन सुल्ताना का, तो ये पटियाला घराने से संबंधित है। पंडित जसराज मेवाती भी आप लोग नोट करेंगे, किराना घराने से मेवाती घराने से संबंधित है। बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? तो ये प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिए थे। और गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिए जाने की जो घटना है उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है बौद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया और सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ पे दिया? तो सर्वाधिक उपदेश जो है ये श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे? श्रावस्ती यूपी में दिए थे सर्वाधिक उपदेश। बात करते हैं ये अपने उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? तो ये अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया करते थे। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया करते थे। और ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करें, ज्ञान प्राप्ति के बारे में, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो ये बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये 6 वर्ष तप करने के बाद इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या होती? वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस बोधि जो वृक्ष था इसे कौन कटवाया था? ये भी पूछा जाता है। तो इसे शशांक ने कटवाया था। किसने? शशांक ने कटवा दिया था आगे चल के। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बात करते हैं गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किसे दिया? श्रावस्ती में दिया। और ये अपने उपदेश पाली भाषा में दिए करते थे। और ज्ञान की प्राप्ति ने बोधि वृक्ष के नीचे दी हुई, इसे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष की अवस्था में। और 6 वर्ष तप करने के बाद, तप कितना किए थे? 6 वर्ष किए थे। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे किसने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था। अशोक का कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का जो कौन सा अभिलेख है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये सहवाज जो गढ़ी का जो अभिलेख है, सहवाज गढ़ी का जो अभिलेख है वो खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। ठीक, सहवाज गढ़ी का अभिलेख। और खरोष्ठी लिपि किसे कहते हैं? तो जो खरोष्ठी लिपि होती है वो लिखी जाती है दाएं से बाएं, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। और जो कि ब्राह्मी लिपि जो होती है, वो ब्राह्मी लिपि जो होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करेंगे अगर, तो अशोक के अभिलेखों के बारे में तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था? तो टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेखों को किसने सबसे पहले खोजा था? टी पैंथलर ने 1750 में खोजा। और अब पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप ने कब पढ़ा था? 1837 में इन्हें सबसे पहले पढ़ा था। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो सहवाज गढ़ी का अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और अभिलेखों के बारे में बात करें, खोजा किसने था? तो अशोक के अभिलेखों को खोजा था टी पैंथलर ने 1750 में। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ा कौन? जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। और ये थे आपके 1837 में इन्हें पढ़े थे। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था? तो इब्न बतूता आया था भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब बात करते हैं, ये आया था मोरक्को निवासी, भारत में कितने वर्ष तक रहा ये भी पूछा जाता है। तो भारत में 14 वर्ष तक ये निवास किया। यहाँ पे भारत में 14 वर्ष तक रहा। और इसने एक पुस्तक लिखी, इब्न बतूता की एक पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इब्न बतूता की एक पुस्तक है, रेहला नामक इसने पुस्तक लिखा था। और जो बात करते हैं, अब बात करते हैं तो
मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसके बारे में एक फेमस प्रश्न पूछा जाता है कि ये अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया था। तो ये अपनी राजधानी जो है दिल्ली था, दिल्ली से ले जाता है दौलताबाद। दिल्ली से क्या करता है, ये अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करता है। तो ये पूछा जाता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, यानी कि MBT ने किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का आपसे पूछ ले कि इसका वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो पूछा जाता है, या फिर बचपन का नाम या फिर वास्तविक नाम, तो उसका नाम था जौना खां था। क्या? जौना खां था। और इसकी मृत्यु जो आगे चल के कहाँ पे हुई थी, ठट्टा में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ठट्टा में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, और ये भारत में जो है 14 वर्षों तक रहा था। और ये पुस्तक एक लिखा था जिसका नाम था रेहला, और इसकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी जो थी दिल्ली थी। इसके ट्रांसफ़र करके इसने दौलताबाद स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और वास्तविक नाम क्या था इसका, जौना खां था। और इसकी मृत्यु जहाँ के कहाँ पे हुई थी, ठट्टा में इसकी आगे चल के मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? पुरी उड़ीसा में। उड़ीसा का एक शहर है पुरी, वहाँ पे स्थित है ये। और ये सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। कोणार्क मंदिर भी कहते हैं सूर्य मंदिर को। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन वो कौन सा राज्य करता है, तो ये करने वाला है आपका, ये करता है कौन सा राज्य, उड़ीसा करता है। उड़ीसा मैग्नीज और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि नुआखाई उत्सव कहाँ पे मनाते हैं, रज उत्सव कहाँ पे मनाते हैं, और बात करते हैं आपके धानु यात्रा कहाँ पे मनाते हैं। धानु यात्रा, ये सारे फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, ये सारे के फेस्टिवल उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और कुछ चीज़ें आप जैसे आपसे पूछ ले कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है। चिल्का झील लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और हीराकुंड बांध आपसे पूछ ले कि महानदी पे बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध पूछ ले। या फिर आपसे पूछ ले कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे, तो ये कि सभी के सभी कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये पूरी उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर। कोणार्क मंदिर की बात करें, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, सूर्य मंदिर को कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। नुआखाई, रज महोत्सव, धानु यात्रा, ये सभी की सभी उड़ीसा में स्थित है। मैग्नीशियम बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उड़ीसा करता है। चिल्का झील, हीराकुंड बांध और पारादीप बंदरगाह, ये सारे के सारे उड़ीसा में स्थित है। ठीक, किसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ, तो जौनपुर से जो फतवा जारी हुआ था वो अकबर के विरुद्ध जारी हुआ था। और ये पूछा जाता है किसने जारी किया था ये फतवा को, तो ये फतवा को जारी करने वाले कौन थे, मुल्ला यादजी थे। कौन? मुल्ला यादजी थे। इन्होंने दिल्ली से फतवा जारी किया था, इनके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया था। क्यों? क्योंकि अकबर धार्मिक सहिष्णुता नीति से रुष्ट होकर ये जारी किए थे। क्यों? क्योंकि अकबर के धार्मिक जो सहिष्णुता थी अकबर के अंदर, सहिष्णुता से रुष्ट होकर, ठीक, इन्होंने क्या किया था, फतवा जारी किया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अकबर के बारे में जैसे आपसे पूछ लेगा कि इसने बहुत सारे धर्म से रिलेटेड काम किए थे, जैसे इबादत खाना जो कि पूजा मंदिर था, वहाँ पे लोग इबादत करने जाते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों। ये शुरू कब हुआ था, 1575 में। ठीक, और बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया, दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना है वो अकबर ने किया। कब किया, 1582 में। इसने क्या किया, इलाही संवत चलाया। क्या चलाया, इलाही संवत चलाया। और कब चलाया था, 1583 में। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे।
किसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ? तो ये अकबर के विरुद्ध जारी हुआ। और जारी किसने किया? मुल्ला यादजी जारी किए। किसने जारी किया? मुल्ला यादजी। और धार्मिक की बात करें तो धार्मिक सहिष्णुता से रुष्ट होकर ये फतवा जारी किया गया था। इबादत खाना इसने 1575 में बनाया। दीन इलाही धर्म की स्थापना इसने 1582 में करवाया और इलाही संवत भी 1583 में करवाया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। और संयुक्त बैठक आपसे पूछे कि लिया कहाँ से गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक। और बात करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन की बात करें, ये बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाते। कौन? राष्ट्रपति बुलाने का काम करते हैं संयुक्त अधिवेशन। और आर्टिकल इसका 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? जब लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। मतभेद होने पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और बात करते हैं वो संयुक्त अधिवेशन संबंधित किससे है? तो संयुक्त अधिवेशन संबंध रखता है साधारण विधेयक से। किस विधेयक से? साधारण विधेयक से ये संबंधित रखता है, ठीक। तो साधारण विधेयक से संबंधित होता है। अब तक संयुक्त अधिवेशन कुल कितनी बार लगा है? तो अब तक संयुक्त अधिवेशन कुल 3 बार लगाया गया है, ठीक। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देख लेते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं 108 का प्रयोग करके। और लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन संबंध रखता है साधारण विधेयक से। और कुल अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन लगाया गया। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? तो जो है मैसूर के शासक जो थे, मैसूर के शासक जो थे जिनका क्या नाम था? हैदर अली। इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और सहायक संधि शुरू करने वाले कौन है? तो सहायक संधि शुरू किया था वेलेजली ने। किसने शुरू किया था? वेलेजली ने सहायक संधि को शुरू किया था। और कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1798 में वेलेजली ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ये पूछा जाता है कि सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था? तो सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार किया था। और पहला मराठा शासक कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? पहला मराठा शासक कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो ये था आपके बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड ये सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला मराठा पेशवा था। किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? मैसूर के शासक ने सहायक संधि को, हैदर अली जो कि थे, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया था। सहायक संधि शुरू किसने किया था? वेलेजली ने 1798 में शुरू किया था। और सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार करने वाले हैदराबाद के निजाम है। और पहला मराठा कौन था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था? बाजीराव सेकंड था, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो महाभियोग लगाता है भारत के राष्ट्रपति पे संसद। कौन लगाता है? संसद लगाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये क्यों लगाता है? क्योंकि संसद का मतलब इसमें लोकसभा भी लगा सकता है और प्लस राज्यसभा भी लगा सकता है। दोनों सदन में से कोई लगा सकता है। और राष्ट्रपति पे महाभियोग तो लगाया क्यों जाता है? क्योंकि जब संविधान का राष्ट्रपति क्या करने लगे? संविधान का अतिक्रमण करने लगे तो इस पे क्या लगाया जाता है? ये लगाया जाता है राष्ट्रपति पे महाभियोग। और महाभियोग जो कि राष्ट्रपति पे 21 आर्टिकल में, राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 61 में। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति पे महाभियोग लिया कहाँ से गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है? सूचना दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? सूचना किया जाता है कि हम लोग आपके ऊपर राष्ट्रपति क्या बोलते हैं वो लगाने वाले हैं। तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद में किस में है? 52 में है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल किस में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन तो ये आर्टिकल 54 में है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है
वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति का जो शपथ है ये किस आर्टिकल में है? तो शपथ है 60 में। और राष्ट्रपति का जो क्षमादान आपसे पूछ ले, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्षमादान आपसे पूछ ले किस आर्टिकल में? तो ये 72 में है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद की किसी सदन या फिर लोकसभा भी लगा सकता है, राज्यसभा भी लगा सकता है। क्यों लगाया जाता है महाभियोग? क्योंकि संविधान का अतिक्रमण करने पे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग के बारे में बात करें, अनुच्छेद 61 में क्या आ गया? महाभियोग लिया कहाँ के? इससे गया है अमेरिका के संविधान से। और इनसे महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। और राष्ट्रपति में शपथ है वो 60 में है। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति के बारे में पद है कि भारत में 2 राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में बताया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो मंडल है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 56 वर्ष का कार्यकाल होता है। इनका कार्यकाल आर्टिकल 56 में कहा गया है और 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और अस्थाई बंदोबस्त को जन्मदाता, तो अस्थाई बंदोबस्त के जन्मदाता कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वगैरह हम बोलते नहीं, तो कॉर्नवालिस है। और अस्थाई बंदोबस्त शुरू कब हुआ था? तो 1793 में शुरू हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये पूछा जाता है कि सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है? सूर्यास्त का नियम महलवाड़ी व्यवस्था की, राज्य हड़प नीति से, कि अस्थाई बंदोबस्त से, क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था से? तो ये शुरू है। जो सूर्यास्त का नियम था ये बनाया गया था किसके लिए? अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था। ये अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वो बात करते हैं, अब बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था की। आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये किसने शुरू किया था? ये टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। किसने? टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। अब बात करते हैं राज्य हड़प नीति की। तो राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? तो राज्य हड़प नीति की शुरुआत डलहौजी ने किया था। किसने? डलहौजी ने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की था। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने किया था? स्थानीय स्वयं शासन की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत रिपन ने किया था। ठीक, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न कि अस्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता कौन है? कॉर्नवालिस है। अस्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता 1993 में इसने शुरू किया था। सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है? तो अस्थायी बंदोबस्त से ही संबंधित है। और राज्य हड़प नीति की बात करें तो ये डलहौजी ने शुरू किया था, राज्य हड़प नीति। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो हैं। अस्थायी स्वशासन के जन्मदाता कौन है? तो रिपन है। अस्थायी बंदोबस्त तो वो कॉर्नवालिस। अगर आज से पूछे कि अस्थायी स्वशासन के जनक कौन है तो लॉर्ड रिपन है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। कहाँ पे? सूरत में। और सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में भारतीय हीरा संस्थान की। और हीरा के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे आपसे पूछे कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप है हीरा। और आपसे पूछे कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। और ये क्यों ये क्यों कठोर होता है? क्योंकि हीरे में चतुष्फलकी संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है? चतुष्फलकी संरचना हीरे में पाई जाती है। तो इस वजह से हीरा क्या होता है? कठोर होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होता है? तो ये हीरे में होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और पन्ना की जो खान है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो पन्ना की जो खान है वो मध्य प्रदेश में है। और ये प्रसिद्ध क्यों है? तो ये हीरा उत्पादन यहाँ से होता है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं यहाँ पे से पूछे कि किम्बरले की खान कहाँ पे है? तो किम्बरले की खान भी आप लोग याद रखेंगे अफ्रीका में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भी हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे स्थित है? सूरत गुजरात में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। हीरा की बात करें, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? हीरा होता है। कठोर पदार्थ का प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हीरा है। चतुष्फलकी संरचना के कारण आप लोग ध्यान रखेंगे हीरा कठोर होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में होता है? हीरा में। पन्ना की खान मध्य प्रदेश में हीरा के लिए फेमस है। किम्बरले की खान हीरा के लिए फेमस है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था, 1757 में। और ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला और किसके बीच में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला वर्सेस
रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। और वहीं आपसे पूछे कि विजयी कौन हुआ था, तो अंग्रेज की तरफ से लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज की तरफ से, और ये विजयी हुआ था। ठीक, तो अगला प्रश्न है, आपसे पूछे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो ये 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। वहीं आपसे पूछ ले कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। वहीं आपसे पूछ ले कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो कन्नौज का युद्ध 1540 में ये लड़ा गया था। कब, 1540 में। और दसराग युद्ध के बारे में पूछा गया जाता है, दसराग जो युद्ध है इसके बारे में क्या पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये परुसनी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुसनी नदी का अब आपसे पूछे कि प्राचीन नाम तो परुसनी था, लेकिन वर्तमान नाम क्या हो गया, रावी हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1757 में प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया। अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और ये इसमें विजयी हुआ था। ठीक, खानवा का युद्ध 1527 में, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था। और बात करते हैं कन्नौज का युद्ध 1540 में, और दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये परुसनी नदी के किनारे, जो कि रावी का प्राचीन नाम है। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो नाबार्ड की स्थापना के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब, 12 जुलाई 1982 को। और इस समय चल रहा था 6वां पंचवर्षीय योजना, 6वीं 5 ईयर प्लान में। और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर अभी हमने बताया लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है, सीडीबी का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में स्थित है, मुंबई में स्थित है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना के लिए सिफारिश किसने किया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये शिवरमन समिति ने सिफारिश की था, किसने, शिवरमन समिति ने सिफारिश की थी। ठीक, बात करते हैं वो नाबार्ड बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, नाबार्ड बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाबार्ड बैंक की जो पहली महिला अध्यक्ष थी रंजना कुमार थी। क्या थी, रंजना कुमार थी नाबार्ड बैंक की पहली महिला अध्यक्ष। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो केवी साजी हैं वर्तमान में नाबार्ड के हेड। ठीक, और ये ऋण किसको देता है, नाबार्ड ऋण किसको देता है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण देता है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ये ऋण देता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इन चीज़ों को आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और उसको रिवीजन करते चलेंगे। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में से स्थापित है। और इसकी जो समिति, जो कौन सी समिति सिफारिश की थी, शिवरमन समिति सिफारिश की थी। और पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, रंजना कुमार बनी थी। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं केवी साजी हैं, ऋण देता है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कौन था, तो भारत में पुनर्जागरण का जो अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अब राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि किसने दिया था, तो इन्हें उपाधि दिया था अकबर सेकंड ने, अकबर सेकंड ने इन्हें उपाधि दिया था। और वहीं बात करते हैं आपने इसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना 1828 में की थी। और आपसे पूछे कि सती प्रथा जो थी उस समय प्रचलन में थी, तो सती प्रथा को अंत किसने किया था, तो 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। और वहीं आपसे पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो आत्मीय सभा की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने की। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बारे में बात करें, या फिर आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे बनी हुई है, तो इनकी जो समाधि है ये ब्रिस्टल में बनी हुई है, ब्रिस्टल में इनकी समाधि बनी हुई है। और ये इंग्लैंड में स्थित है, कहाँ पे, इंग्लैंड में स्थित है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, तो राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत थे। ठीक, अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो इन्हें उपाधि राजा की अकबर सेकंड ने दिया था। और बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने के प्रयासों से 1829 में हुआ। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इनकी मृत्यु जो है और समाधि भी ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ठीक, बात करते हैं
उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा अगर पूछे केवल राज्यों से कितनी स्पर्श करती है तो 8 राज्य बताएंगे। लेकिन आपसे पूछे कि यूटी सहित कितने जो है कितने से सीमा टच करती है, तो यूटी सहित 9 राज्यों से ये सीमा स्पर्श करती है। तो 9 राज्य तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जब सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान है, राजस्थान हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान हिमाचल प्रदेश, और आपका कौन सा एक छूट रहा है वहाँ पे, हरियाणा। राजस्थान हिमाचल प्रदेश हरियाणा हो गया, और उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड, ठीक, ये हो गया आपका। और उसके बाद आ जाइए बिहार में, बिहार हो गया, फिर उसके बाद झारखंड हो गया, झारखंड, और उसके बाद फिर आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी है, इसे बॉर्डर शेयर करता है। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश इसे भारत शेयर करता है। मतलब इतने तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ये इससे बॉर्डर शेयर करता है। तो इतनी राज्यों से ये बॉर्डर अपना शेयर करता है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की बात करें तो यूपी की बात करें, आपसे पूछ ले कि यूपी की राजधानी पूछ लेता है, तो यूपी की राजधानी कहाँ पे, लखनऊ में है यूपी की राजधानी। और बात करते हैं यूपी की स्थापना कब हुई थी, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि यूपी में लोकसभा सीट कितनी है, तो लोकसभा से 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं यूपी में, और राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं, और विधान परिषद से कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं, और विधानसभा में यूपी में कितनी सीटें हैं, तो 403 सीटें, कितनी, 403, जो कि सर्वाधिक है। ठीक, उत्तर प्रदेश की सीमा स्पष्ट करती है 8 राज्यों से। अगर पूछे यूटी सहित कितने राज्यों से, तो 9 राज्यों से। कौन कौन से, जैसे राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से ये अपना सीमा साझा करती है, और दिल्ली यूनियन टेरिटरी से भी सीमा साझा करती है। और यूपी की राजधानी पूछे तो लखनऊ है, पुराना नाम इसका लखनौती था। और बात करते हैं इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और लोकसभा में 80 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में यूपी से जाती है 31 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, और विधानसभा में 403 सीटें हैं। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो जो बिरजू महाराज हैं इनका संबंध कथक से है। कथक से फेमस कलाकार है, अभी इन्हें हाल ही में इनकी मृत्यु हुई। वही आपसे पूछे कि लच्छू महाराज का संबंध किससे है, लच्छू महाराज का भी संबंध किससे है, कथक से है लच्छू महाराज का संबंध। आपसे पूछ ले कि ये उत्तर भारत में, लच्छू महाराज का उत्तर भारत में ये कथक कहाँ पे, वो कहाँ पे है, कहाँ का डांस है, ये उत्तर भारत का डांस है, या फिर आपको केवल यूपी भी मिल सकता है। वहीं आपसे पूछे कि हेमा मालिनी किसकी फेमस कलाकार थी, हेमा मालिनी या फिर श्रीदेवी आपसे पूछ ले ये किसकी फेमस कलाकार थी, तो ये आपकी मोहिनीअट्टम करती थी। मोहिनीअट्टम जो कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी फेमस का कलाकार थी हेमा मालिनी और श्रीदेवी। अब बात करते हैं वो क्या बोलते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में। तो ये किसकी कलाकार थी फेमस, ये भरतनाट्यम की थी। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का, तमिलनाडु का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। लच्छू महाराज का भी संबंध किससे है, कथक से है। और बात करते हैं हेमा मालिनी किसकी फेमस कलाकार थी, और श्रीदेवी किसकी फेमस डांसर थी, तो ये मोहिनीअट्टम करती थी। मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, बढ़ते हैं बने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में फेमस कलाकार हैं भाई। इनकी आपसे पूछ ले कि प्रसिद्ध रचना क्या है, कि इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सा है, तो झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध रचना, क्या, झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध रचना है। और वीरों का वसंत कैसा, वीरों का कैसा वसंत हो, वीरों का कैसा हो वसंत, इनकी रचना है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ फेमस कलाकारों की, जैसे महादेवी वर्मा के बारे में।
महादेवी वर्मा, तो इनका जन्म आपसे पूछे कि कहाँ पे हुआ था, तो फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। और जयशंकर प्रसाद का आपसे पूछ ले कि जन्म कब हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म भी आपका बनारस में हुआ था। कहाँ पे? यूपी में बनारस में ही हुआ था। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि हरिवंश राय बच्चन का, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता थे, हरिवंश राय बच्चन, और इनके जो जन्म स्थान का बात करें तो इलाहाबाद में इनका जन्म स्थान है। कहाँ पे? इलाहाबाद, यूपी में। तो इतने राइटर का आप लोग ध्यान रखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद में। प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी, झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत इनकी फेमस रचना है। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में, यूपी में ही पैदा हुई थी। और जयशंकर प्रसाद का भी जन्म बनारस, यूपी में ही हुआ था। और बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में ही हुआ था। फारस की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो फारस की खाड़ी ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। कहाँ पे? ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में स्थित है फारस की खाड़ी। और बात करते हैं ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में। और वहीं आपसे पूछे कि हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि कहाँ पे स्थित है, तो हारमुज जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी, हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच में स्थित है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच में। और वहीं आपसे पूछे कि स्वेज नहर किसके बीच में स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भूमध्य सागर, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्थित है। या फिर आपको फारस की खाड़ी भी मिल सकता है, फारस की खाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक, तो अगला बात है, आपसे पूछे कि ये स्वेज नहर, ये फारस की खाड़ी के बारे में, ये प्रसिद्ध क्यों है? फारस की खाड़ी ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तेल उत्पादन किया जाता है, इस वजह से ये प्रसिद्ध है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। फारस की खाड़ी कहाँ स्थित है? ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में फारस की खाड़ी। हारमुज जल संधि कहाँ पे स्थित है? फारस की खाड़ी और ओमान के बीच में, ओमान सागर के। स्वेज नहर भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी के बीच में। फारस की खाड़ी फेमस है तेल उत्पादन के लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह के और भी वीडियो पाइए, और भी वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और खुश रहें। ठीक, खुशी से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक, धन्यवाद।